हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। कैसे हैं सभी लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पहली खबर को। लेकिन पहली खबर में बच्चे आपका पहले थोड़ा सा मैं आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बताऊंगी। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा स्टार्टिंग की जो न्यूज़ है ये हैवी रहने वाली है ना, तो कान खोल करके दिमाग खोल करके मेरी बात सुनिए और उसके बाद में जो है खबर पे जाते हैं। देखिए बच्चे, एक आर्टिकल है 239 का ए। इस आर्टिकल के बारे में आप लोगों ने शायद पहले सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अब सुन लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 239 ए दिल्ली के लिए एक विधानसभा का प्रावधान करता है। याद रखना, यह अनुच्छेद संविधान संशोधन, ये था आपका 69, ठीक है, 59वां संशोधन अधिनियम 1991 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो इतना याद रखेंगे कि ये जो 69 अमेंडमेंट एक्ट है 1991 में आया था और इसके तहत क्या किया गया था, एक आर्टिकल ऐड किया गया था। इस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 239 ए। और आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल कहता है कि जो दिल्ली है वो एक केंद्र शासित प्रदेश है और केंद्र शासित प्रदेश भी ऐसा है कि जहाँ पे विधानसभा है। आप लोगों को पता है बच्चे कि हमारे देश में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली को छोड़ दें और आपका जो है जम्मू कश्मीर को छोड़ दें, तो विधानसभा के इलेक्शन नहीं होते हैं कहीं पे भी, है ना। इन दोनों के लिए जो है विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो दिल्ली के लिए जो विशेष प्रावधान वाला आर्टिकल है वो आपको याद रखना है, 239 का ए है। उसके बाद यह अनुच्छेद 239 का ए दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है जिसमें कि विधानसभा की स्थापना भी शामिल है। जैसे मैंने आपको कहा कि स्पेशल जो है एक तरीके से कि स्पेशल ट्रीटमेंट दिल्ली के लिए किया गया है कि ये जो आपकी यूनियन टेरिटरी है ये ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पर कि विधानसभा भी है। ठीक है, ये हो गया आपका। इसी संविधान संशोधन के तहत यानी कि जो 69th अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1991 में, इसके द्वारा ही केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली का नाम बदल करके क्या किया गया था, इसका नाम किया गया था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, तो ये जो बच्चे नेशनल कैपिटल टेरिटरी है NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये जो ऑफिशियल नाम है दिल्ली का, ये पहले नहीं था, ये 1991 के बाद हुआ था, 1991 में से किया गया था। राष्ट्रपति दिल्ली का प्रशासन उपराज्यपाल के माध्यम से करते हैं जिसकी नियुक्ति आर्टिकल 239 के तहत की जाती है ना। तो यहाँ पे बच्चे आपका जैसे बाकी राज्यों में राज्यपाल होते हैं, यहाँ पे राज्यपाल नहीं होते हैं, यहाँ पे होते हैं उपराज्यपाल। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि दिल्ली के बारे में जो आर्टिकल है ये क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे दिल्ली की जो विधानसभा है यहाँ पर बाकी राज्यों की विधानसभा के जैसे हर 5 साल में होते हैं चुनाव। ठीक है, तो अभी जो है 2025 फरवरी में यहाँ पे इलेक्शन हुए और इलेक्शन का रिजल्ट आया है जो कि करंट अफेयर का क्वेश्चन बनता है क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत लंबे समय बाद सरकार चेंज हुई है। ठीक है, कोई दूसरी पार्टी जो है यहाँ पे सरकार बनाने जा रही है और अभी तक जो है दिल्ली में ज़्यादातर कांग्रेस का वर्चस्व रहता था या फिर अभी जो है पिछले कुछ सालों से आम आदमी पार्टी जिसे हम कहते हैं, आप जिसे हम शॉर्टकट में कहते हैं, उस पार्टी का वर्चस्व था, है ना। तो अभी जो है इन दोनों पार्टी को छोड़ते हुए बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे अपनी सरकार बनाने जा रही है और विधानसभा इलेक्शन जो है यहाँ पे खत्म हुए हैं। ठीक है, आपको क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? देखिए बच्चे, एक तो जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, ये 27 साल बाद यहाँ पे अपनी सरकार बनाने जा रही है। ठीक है, दूसरा आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली की विधानसभा में टोटल कितनी सीट्स हैं? तो आपको याद रखना है कि टोटल यहाँ पे 70 सीट्स हैं। ठीक है, 70 में से बीजेपी ने कितनी जीती हैं? तो 70 में से बीजेपी ने जो है 48 सीट जीती हैं। ठीक है, और इससे जो पहली वाली गवर्नमेंट है यानी कि आम आदमी पार्टी है, आप जो पार्टी है, उन्होंने यहाँ पे 21 सीट जीती है। ठीक है, तो इतना आपको दिल्ली के रिजल्ट के बारे में याद रखना है। हालांकि अभी जब चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बनाए जाएंगे तो चीफ मिनिस्टर जो बनेंगे हम दोबारा से देखेंगे कि दिल्ली की 27 बार किसके हाथों में जाती है या फिर जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो किसे जो है अपना सीएम के रूप में जो है यहाँ पे आपका चुनता है ना। तो ये जो है दिल्ली के इलेक्शन के बारे में आपको याद रखना है कि दिल्ली के इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है और दिल्ली का जो विधानसभा है वो जो है राज्य नहीं है चूंकि दिल्ली, तो इसलिए बच्चे वो आपका अपने आप में एक स्पेशल केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, एक तो राजधानी है तो ये विशेष अधिकार जो है उसे दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल है और ये आर्टिकल जो है कब ऐड किया गया था, कौन से साल में ऐड किया गया था, कौन से संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसे ऐड किया गया था, वो आपको याद रखना है। ठीक है, अगली जो आपकी न्यूज़ है बच्चे, यहाँ पे दो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एक तरफ आपको दिख रहे हैं, अगर आप पहचान पा रहे हैं तो डोनाल्ड ट्रंप है और व्लादिमीर पुतिन है। इन दोनों के बीच में चल रही है एक बहस कि दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है ना। हमेशा जो है बच्चे हमारा जो पूरा
वर्ल्ड है, एक संसार है, यहाँ पे जो है पावर के लिए, सत्ता के लिए या फिर किसी भी प्रकार का सुपीरियरिटी के लिए क्या होता है, हमेशा लड़ाइयाँ होती रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, है ना। तो इसी को देखते हुए फोर्ब्स जो है, आप लोगों ने मैगजीन का नाम तो सुना है, फोर्ब्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है कि 2025 के लिए, 2025 के लिए दुनिया का जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है वो कौन सा है। ठीक है, तो अब दोनों की लड़ाई हो गई है खत्म, क्योंकि फोर्ब्स ने अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कि इस बार यानी कि 2025 की जो लिस्ट है इसमें अमेरिका पहले नंबर पे है। ठीक है, अमेरिका इज एट फर्स्ट प्लेस, चाइना जो है आपका दूसरे पे है, रसिया जो है आपका तीसरे नंबर पे है, और हमारे लिए जो ज़्यादा याद करने वाली चीज़ है कि भारत कौन से नंबर पे है, तो भारत को बचे 12वां स्थान मिला है। ठीक है, भारत जो है 12वें स्थान पे है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो और रिपोर्ट आपको याद रखनी है किसके द्वारा जारी की गई है, फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है। फोर्ब्स जो है एक बहुत ही प्रतिष्ठित बल्कि वर्ल्ड फेमस जो है एक मैगजीन है और उनके द्वारा ये रैंकिंग या फिर रिपोर्ट जारी की गई जिसमें उन्होंने बताया है कि 2025 के लिए सबसे पावरफुल कंट्रीज कौन सी हैं। ठीक है, तो टॉप 3 आपको याद रहेंगी, अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे रसिया है, और अपना स्थान भी याद रखना कि भारत का स्थान इस लिस्ट में 12वां है। ठीक है, तो इतना बस आपको याद रखना है इस वाली न्यूज़ से। अगली जो आपकी न्यूज़ है उससे पहले मैं आपको कुछ रिवाइज करवाना चाहती हूँ। आप लोगों को याद होगा कि 2023 से या फिर लगभग 2023 से 2023 या फिर 2022 से थोड़ा सा याद करिए कि एक ट्रेंड जो है चला है हमारे देश में, वो है नाम बदलने का। ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा तादाद में जो है नाम हमने बदलते देखे हैं और उन्हें जो है हमने यहाँ पे पढ़ा भी है, उन्हें हमने याद भी किया है और उसके बाद में उस पर क्वेश्चन भी बने हैं, है ना। तो ये बच्चे आपका करंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है आज के समय में कि कौन से शहर का नाम बदल दिया गया है, कभी जो है मंदिर का नाम बदल दिया है, कभी गार्डन का नाम बदल दिया है ना। तो इस तरीके के कुछ नाम जो है रिसेंट डेज में अपने चेंज हुए थे, वो हम रिवाइज करेंगे, उसके बाद में न्यूज़ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो कौन कौन से नाम आपके चेंज हुए हैं, देखिए सबसे नया नवेला जो आपने पढ़ा होगा कि अंडमान और निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, यहाँ की राजधानी चेंज हो गई है और राजधानी वही है लेकिन नाम चेंज हो गया है। तो पोर्ट ब्लेयर का नाम जो है हो गया है श्री विजयपुरम। उसके अलावा हमने क्या पढ़ा, राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है इसका भी नाम चेंज हो गया है, इसका नाम चेंज करके गणतंत्र मंडप रख दिया है। राष्ट्रपति भवन का जो अशोक हॉल है इसका नाम चेंज करके अशोक मंडल कर दिया है। महाराष्ट्र में एक जगह है जिसका नाम है अहमदनगर, ये नाम था, है ना, इसका नाम अब क्या हो गया है, अहिल्यानगर हो गया है। उसके अलावा सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, इसका नाम निरंजन शाह स्टेडियम हो गया है। गुजरात का जो सिग्नेचर ब्रिज है ये आपका सुदर्शन सेतु हो गया है। ठीक है, उत्तराखंड की एक तहसील है, दो हैं बेसिकली यहाँ पे, उत्तराखंड में एक जगह है इसका नाम है आपका जोशीमठ, तो जोशीमठ का नाम चेंज करके ज्योतिर्मठ हुआ था। और दूसरा जो है आपका उत्तराखंड में कोशिया कुटुली तहसील का नाम है, इसका नाम चेंज होकर के श्री कैंची धाम हुआ था, है ना। तो ये जो है पिछले कुछ समय में आपके पिछले कुछ टाइम में हमने बदलते हुए नामों को देखा था और इसी से रिलेटेड जो है आज की अगली न्यूज़ है बच्चे, एक नाम और चेंज हो गया है। ठीक है, भारतीय सेना ने कोलकाता में अपनी पूर्वी कमान के मुख्यालय हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम जो है इनका हेडक्वार्टर था, इसका नाम बदल करके इन्होंने कर दिया है विजय दुर्ग। ठीक है, तो विजय दुर्ग जो है इसका नाम कर दिया है। अब आपको क्वेश्चन कैसा पुट हो गया, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि निम्नलिखित में से भारतीय सेना के कौन से कमान का हेडक्वार्टर विजय दुर्ग में है। देखिए, भारतीय सेना की कौन सी कमान का हेडक्वार्टर विजय दुर्ग में है, तो विजय दुर्ग का मतलब क्या है, विजय दुर्ग का मतलब है आपका फोर्ट विलियम और ये कहाँ पर है, ये आपका कोलकाता में है। कौन सी कमान ने, पूर्वी कमान ने। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने अपने हेडक्वार्टर का नाम बदल करके, जो कि फोर्ट विलियम था, वो जो है बदल करके विजय दुर्ग कर दिया है ना। और ये जो है आपका पोर्ट ब्लेयर है, इसका नाम जो है श्री विजयपुरम किया था, अभी कुछ दिनों पहले ही हमने ये न्यूज़ पढ़ी थी। ठीक है, तो ये भी आपका रिवीजन भी हो गया और न्यूज़ भी हो गई। अब बच्चे अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताती हूँ। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन और उसके जो अंग हैं, उसके जो पार्ट हैं, ये आपके हर प्रकार के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ना। ये टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप PSU का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप RRB JEE का एग्ज़ाम दे रहे हैं, हर प्रकार के एग्ज़ाम में जो है आपका यूनाइटेड नेशन और उसका अंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ना। तो यूनाइटेड नेशन का ही एक अंग है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊँगी। UNHRC इसे कहते हैं बच्चे, UNHRC। ठीक है,
और इसकी स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इसकी स्थापना 2006 को की गई थी। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग इसे कहा जाता है, UNHRC से कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अभी वर्तमान में टोटल कितने मेंबर हैं? 47 मेंबर हैं। इसका हेडक्वार्टर पूछा जाएगा तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, इतना याद रहेगा, 47 मेंबर हैं, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 2006 में की गई थी। ठीक है, ये आपका हो गया इसके बारे में स्ट्रैटेजी के। करंट न्यूज़ ये है कि ये जो 47 मेंबर्स हैं इनमें से एक कम होने वाला है। ठीक है, इनमें से एक कम होने वाला है और कौन सा कंट्री है जिसने कि इसे छोड़ने के बारे में कहा है? ये है आपका अमेरिका। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC से अमेरिका के बाहर निकलने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, तो निकल जाएगा, ऑब्वियस ही बात है, जब राष्ट्रपति ने ठान ही ली है तो कौन रोक सकता है ना। तो साथ ही अमेरिका फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को कोई धन नहीं भेजेगा, है ना। देखिए बच्चे, जितनी भी ये आपके यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये चलती कैसे हैं, इनको पैसा कहाँ से आता है? तो इनको पैसा जो है उस कंट्री, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उन्हीं के द्वारा पैसा दिया जाता है, उसी पैसे से वो चलती हैं, अपना कामकाज करती हैं, है ना। तो यूनाइटेड नेशन का ये जो आपका एक अंग है, अभिन्न अंग है, और इसको पैसे देने से मना कर दिया है अभी किसने? ये किया है अमेरिका ने। अमेरिका ने कहा है कि फिलिस्तीनियों को, फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए हेल्प के लिए जो अमेरिका ने पैसे दिए हैं वो तुमने गलत इस्तेमाल कर दिए, उससे तुमने जो है जो यहाँ पे जो टेररिस्ट ग्रुप है उनको हेल्प करने के लिए वो पैसा लगा दिया। तो इस तरीके से एलिगेशन लगाते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है? इस ऑर्गेनाइजेशन से नाम अपना वापस ले लिया है। ठीक है, तो ये बच्चे आपका ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, हेडक्वार्टर वगैरह ये चीज़ें आपको याद रखनी। ठीक है, अगला क्या है आपका? अभी BAPS, एक बच्चे आपका एक मंदिर का समूह चलता है, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा, इस्कॉन कहते हैं। इस्कॉन टेम्पल तो सुना है ना आपने? इस्कॉन, इन टेम्पल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। इस्कॉन टेम्पल है ना, बेसिकली जो है आपका ये इंटरनेशनल टेम्पल्स ऑर्गेनाइजेशन है एक तरीके से, जिसमें कि कृष्ण भक्ति को प्रमोट किया जाता है, कृष्ण की पूजा को प्रमोट किया जाता है ना। और ये जो इस्कॉन टेम्पल्स हैं ये सिर्फ हमारे देश में नहीं है, ये दुनिया भर में अलग अलग जगह जो है, जो कृष्ण मार्ग है, कृष्ण भक्ति है, ये फिर वैष्णव कह सकते हैं कि वैष्णव सेक्ट है, इसको प्रमोट करने के लिए जो है मंदिरें बनाई गई हैं, है ना। तो उसी तरीके से बच्चे अभी जो है रिसेंट ईयर्स में एक और ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम आप लोग देखेंगे, ये है आपका बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था। ठीक है, इस शॉर्टकट में जो है BAPS कहा जाता है। ठीक है, BAPS कहा जाता है। तो इनकी भी जो है अब जगह जगह मंदिरें बनने लगी हैं, जिसमें कि वैसी बात है कि हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म को एक तरीके से प्रमोट करने के लिए मंदिरें बन रही हैं, है ना। इससे पहले मंदिरें, अगर आपको याद हो तो इससे पहले जो है आपके सऊदी अरब में बनी थी। अब जो है बच्चे ये आपकी जो मंदिर है ये बन गई है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, और इसके नाम पे जो है एक रिकॉर्ड है कि दक्षिण अफ्रीका का अभी तक का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर जो है इसका उद्घाटन किया गया, कहाँ पर? जोहान्सबर्ग में। ठीक है, जोहान्सबर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका की एक कैपिटल भी है, वैसे यहाँ पे बहुत सारी कैपिटल है तो उनमें से एक जो है आपकी जोहान्सबर्ग है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका में जो है जोहान्सबर्ग में ये एक टेम्पल बना है और ये अभी तक का यहाँ पे सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है। अगली न्यूज़ पढ़ने से पहले इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपका क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में। ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन है बच्चे आपका बिम्स्टेक कहेंगे शॉर्टकट में। अगर इसे आप खोलना चाहेंगे तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। ठीक है, बे ऑफ बंगाल, बस याद रखेंगे कि जो बंगाल की खाड़ी वाले देश हैं उनके आपस में सहयोग के लिए, ठीक है, अब सहयोग किसी भी प्रकार का हो सकता है, आर्थिक सहयोग हो सकता है, तकनीकी जो आपका विकास है उसमें सहयोग हो सकता है ना। तो इस प्रकार के सहयोग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है जिसे कहते हैं बिम्स्टेक। इसकी स्थापना के बाद अगर अभी वर्तमान में आप लोग देखेंगे तो इसमें बच्चे ये सारे के सारे जो है 7 मेंबर हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, है ना। इंडिया तो है ही, इंडिया के पड़ोसी देश नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, यहाँ पे आपका थाईलैंड है ना। तो टोटल बच्चे जो हैं आपके क्या हैं, इसमें 7 मेंबर हैं, ये आपको याद रखना है। पहला समिट इसका थाईलैंड में हुआ था और अभी जो वर्तमान में इसका जो हेड है वो जो है श्रीलंका को बनाया गया, है ना। तो ये बच्चे आपका जो है बिम्स्टेक के ग्रुप है।
अब इसके क्या होता है, जो भी आपके इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या फिर इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं वो सालाना जो है अपनी एक बैठक करते हैं, है ना। और सालाना बैठक में भी जो है आपका एक तो इनका शिखर सम्मेलन होता है। शिखर सम्मेलन के अलावा जो है ये किसी एक टॉपिक को लेकर के अपना जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन करते हैं, है ना। और वो अगर भारत में हो रहा है या फिर भारत के द्वारा उसे होस्ट किया जा रहा है तो फिर एग्जाम में भी आ जाता है। तो इस बार जो है 2025 में, अभी फरवरी के महीने में 2025 में बिम्स्टेक यूथ समिट हुआ है, ठीक है। बिम्स्टेक यूथ समिट हुआ है और ये जो है इंडिया के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इंडिया के द्वारा कहाँ पर, गुजरात गांधीनगर में, ठीक है। गुजरात गांधीनगर में जो है 7 से लेकर के 11 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया, ठीक है। अगर आपको याद हो RRB JEE CBT 1 में आपका एक शिफ्ट में क्वेश्चन बना था कि बिम्स्टेक का जो बिजनेस समिट हुआ है, यानी कि जो बिजनेसमैन है उनका जो समिट हुआ है वो कहाँ पे हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था वो, है ना। तो ये जो है बच्चे आपका बिम्स्टेक का यूथ समिट है 2025 का, ये हुआ है आपका गांधीनगर गुजरात में। आपको बस इतना याद रखना है बिम्स्टेक क्या है। ये चीज़ें जो है, जैसे बिम्स्टेक है, मैंने आपको इसके बारे में बताया कि पहले बिम्स्टेक है क्या, क्या ये क्या है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजर वर्क करता है। तो बच्चे ये चीज़ें जानना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि न्यूज़ भले ही आप लोगों को याद रहे कि बिम्स्टेक यूथ समिट जो है 2025 का गांधीनगर में हुआ था, लेकिन ये ज़्यादा लंबे समय तक तब याद रहेगा जब आपको मालूम हो कि बिम्स्टेक है क्या, है ना। तो जो इस तरीके के टर्म्स होते हैं नहीं समझ में आ रहे हैं, कई बार मैं अगर एक्सप्लेन नहीं करती हूँ तो आप खुद से भी जो है आपके मन में थोड़ी सी इच्छा होनी चाहिए कि चीज़ें मुझे पता हो, चीज़ें याद पता होंगी आपको, तब वो ज़्यादा देर तक याद भी रहेंगी, ठीक है। तो बिम्स्टेक यूथ समिट 2025 गांधीनगर गुजरात में हुआ है। अगली जो आपकी न्यूज़ है, सिंपल सी न्यूज़ है, भारतीय कला इतिहास कांग्रेस, ठीक है। ये कांग्रेस तो बच्चे कांग्रेस वो बीजेपी कांग्रेस वाली कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस का मतलब यहाँ पे एक समिट, एक सम्मेलन से, है ना। तो इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस जो है आपका, इसका 32वां सेशन हुआ है, ठीक है। 8 फरवरी से जो है आपका स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे, ये आपका नोएडा यूपी में हो रहा है ना। तो ये भी आपका एक प्रकार का सम्मेलन है और इसमें जो है आपका जो इंडियन आर्ट है, आपको पता है कि कल्चरली अगर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा देश कितना ज़्यादा रिच है ना। हर प्रकार के जो है यहाँ पे विविधता, हर चीज़ में विविधता देखने को मिलती है, हर चीज़ में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो दुनिया को दिखाने के लिए बहुत कुछ है हमारे पास में, ठीक है। तो उसी को दिखाने के लिए जो है एक तरीके का इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस हो रहा है और इसका आयोजन जो है आपका नोएडा के उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। और इसका इनोग्रेशन किसने किया है, यूनियन कल्चर और टूरिज्म मिनिस्टर जो वर्तमान में है, इनका नाम है मिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके द्वारा इसे इनोग्रेट किया गया है, ठीक है। तो ये भी जो है आपका इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। अब बच्चे हिस्ट्री की ही बात करें या फिर कल्चर की ही बात करें तो हमारे देश में जो है बहुत सारे फेस्टिवल होते हैं, हमारे देश में जो है बहुत सारे इस तरीके के उत्सव होते रहते हैं ना। तो एक यहाँ पे फेस्टिवल है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप लोगों ने नाम भी सुना होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सूरज कुंड मेला, सुना हुआ है ना इसका नाम, ठीक है। पहले तो बच्चे ये आपका एक कैटल फेयर के जैसे स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज के दिन में जो है सूरज कुंड मेला एक बहुत बड़ा इवेंट है, ठीक है। तो सूरज कुंड मेला आपका हरियाणा के फरीदाबाद में स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ये देखिए सूरजकुंड मेला जो है 2025 का, इसका 38th एडिशन सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला ये मतलब शुरू हो चुका है फरीदाबाद में, ठीक है। और पहली बार इसमें इस बार का जो ये आपका मेला है, इसमें जो खास बात है वो ये है कि पहली बार मेले को शिल्प महाकुंभ की पहचान देने के लिए 2 राज्यों उड़ीसा और मध्य प्रदेश को थीम राज्य के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो शिल्प महाकुंभ उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इन दोनों को थीम राज्य के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला स्टार्ट हो चुका है फरीदाबाद में, ठीक है। और इस बार जो थीम स्टेट चुने गए हैं वो है आपका उड़ीसा और एक तरफ आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये है इस जानवर के बारे में। अब थोड़ा सा अपनी गर्दन उठाइए ऊपर की तरफ और देखिए कि मैं क्या दिखा रही हूँ आपको स्क्रीन पे। ये बच्चे जो जानवर है ये है आपका कैंगरू, ठीक है, कंगारू हम लोग कहते हैं हिंदी में। तो ये जो है आपका कंगारू है, ये जो है इस कैटेगरी के जो जानवर होते हैं, जीव होते हैं ना, इन्हें कहा जाता है आपका मार्सुपुलियंस, ठीक है। मार्सुपुलियंस क्या होते हैं, वो जानवर जिनके शरीर में एक संरचना होती है, थैलीनुमा संरचना होती है, जिसके अंदर उनका बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता है तब तक वो अपने बच्चे को वहाँ पे संभाल करके रखते हैं, ठीक है। तो और बच्चे ये जो कैटेगरी है ना, ये तो या तो ये सिर्फ आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में देखने को मिलती है और या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास की जो जगह है, जैसे कि न्यूजीलैंड हो गया, जैसे कि आपका तस्मानिया हो गया, यहाँ पे जो है कैटेगरी आपको देखने को मिलती है, बाकी विश्व में कहीं नहीं देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो आपके इस प्रकार के जीव होते हैं जिसमें कि एक ऐसी
संरचना होती है जिसमें वो अपने बच्चे को संभाल करके रख सकते हैं, उनके देखभाल करने के लिए, उन्हें मार्सुपिलियन कहा जाता है। और उन्हीं में बच्चे आपका आज के दिन में सबसे ज़्यादा जिनकी पॉपुलेशन है वो है आपका कैंगरू, ठीक है। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो एक कंट्री है उसका जो नेशनल एनिमल है वो है आपका रेड कैंगरू, ठीक है, याद रखना, रेड कैंगरू उसका नेशनल एनिमल है, ठीक है। उसके अलावा बच्चे ये सारे के सारे एग्जाम्पल है आपका, कैंगरू हो गया, वॉम्बेट हो गया, आपका सुगर ग्लिडर हो गया, कोआला हो गया, कोआला का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। तो सारे के सारे जो है मार्सुपिलियंस है, और ये आपको कहाँ पे मिलेंगे, ये मिलेंगे आपको ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो आज की जो आपकी न्यूज़ है वो कैंगरू से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया के जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने कुछ करतब किया है। क्या किया इन्होंने, ऑस्ट्रेलिया शोधकर्ताओं के द्वारा ऐतिहासिक वैज्ञानिक सफलता में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो करवाया जाता है लैब में। ये वाली टेक्नोलॉजी जो है आप लोगों ने पिछली बार के आरआरबी में इसका फुल फॉर्म पूछा गया था, आईवीएफ का फुल फॉर्म है ना। तो ये बच्चे जो आपका आईवीएफ है ना, ये अभी तक इंसानों के लिए इस्तेमाल होता था, है ना। आप लोगों को पता है कि कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जैसे कि बच्चे अगर नहीं नेचुरली पैदा नहीं हो रहे हैं तो लैब में जो है उनका जो स्पर्म है या फिर उनके जो एग्स हैं उनको ले करके जो है लैब में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। उसके बाद में जो है वहाँ पे एक तरीके से बच्चा बनाया जा रहा है लैब में ना। तो वही वाली जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल किया गया कैंगरू में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देखिएगा बच्चे कि आईवीएफ का उपयोग करके पहले कंगारू भ्रूण को सफलतापूर्वक बनाया गया है, ठीक है। यानी कि वो तकनीक जो कि अभी तक इंसानों के लिए इस्तेमाल होती थी वो अब ऑस्ट्रेलिया ने कर दी है अपने यहाँ के नेशनल एनिमल के लिए, ठीक है, यानी कि कैंगरू के लिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और ये पहला जीव भी है, आई थिंक ये पूरे विश्व भर में जो है आपका पहला जीव है जिसका कि आईवीएफ करवाया गया है ना। तो पहला भ्रूण जो है इन्होंने बनाया है सफलतापूर्वक, यानी कि सक्सेसफुली बना दिया है ना। तो ये जो है आज की आपकी अंतिम खबर है, ठीक है। तो आज की न्यूज़ बच्चे छोटी छोटी रही, पहली खबर को छोड़ करके, वो मैंने जानबूझ के बड़ी बनाई है, बहुत बड़ी खबर नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नेशनल कैपिटल जो है हमारी दिल्ली, उसको अगर कुछ विशेष प्रावधान दिए गए हैं तो कौन से आर्टिकल के तहत दिए गए हैं और कौन से सन में हमने इसे ये विशेष प्रावधान दिए हैं ना, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है छोटी छोटी खबरें हैं आपको वही करना है, इन्हें याद रखने के लिए, ज़्यादा समय तक इन्हें मेमोराइज करने के लिए जल्दी से वीडियो खत्म होने के बाद में कमेंट सेक्शन में एक एक करके जो भी आपके माइंड में जो भी न्यूज़ हैं उन्हें जो है लिख दीजिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म तक जो है आपके दिमाग में वो बनी रहेंगी, ठीक है। चलिए फिर आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।